देखा कि मेरे आसपास भैया और उनके बाकी साथी मौजूद थे। मेरे बगल में राजेश लेटा हुआ था। शायद उसे अभी तक होश नहीं आया था। लाल जोड़े वाली दुल्हन भाग 4। जब आंख खुली तो देखा कि मेरे आसपास भैया और उनके बाकी साथी मौजूद थे। मेरे बगल में राजेश लेटा हुआ था। शायद उसे अभी तक होश नहीं आया था। क्या हुआ था तुम्हें रात को? तुम लोगों को ऐसा क्या हुआ कि चीख मार कर बेहोश हो गए थे? राजेश को तो अभी तक भी होश नहीं आया है। बताओ, आखिर हुआ क्या था? मेरे होश में आते ही सभी ने सवालों की झड़ी लगानी शुरू कर दी थी। मैंने घड़ी में वक्त देखा तो सुबह के करीब 8:20 हो रहे थे। कुछ भी तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं देखा। मैंने सहमे हुए मन से जवाब देने की कोशिश की। यदि ऐसा कुछ भी नहीं था तो रात के 2 बजे चीखने के बाद बेहोश क्यों हुए? मैंने सोचा कि क्या पता इन लोगों को मेरी बात पर विश्वास होगा कि नहीं। ये लोग कहीं फिर से मेरा मजाक ना बना दें। राजेश को तो मैं सबूत कल रात ही दे चुका था, लेकिन इन लोगों को मैं विश्वास में नहीं ला सकता था। मैं अभी भी यही सोच रहा था कि राजेश के शरीर में कुछ हलचल हो कि वो उठकर बैठ गया। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पिछले कुछ दिनों से सोया ही नहीं था या कोई भयानक सपना देखकर अचानक उठ गया हो। उसने उठते ही मेरी तरफ देखा और मुझे देखते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फैलती ही चली गईं। उसे मेरी मौजूदगी से ज्यादा अपने होश में आने पर ताज्जुब था। दिनेश ने राजेश के जिस्म को पकड़कर उसके कमर के पीछे तकिए को लगाकर बैठाने का प्रयास किया। उसको छूते ही उसने अपने हाथों को पीछे कर लिया। राजेश के ललाट पर हाथ रखते हुए बोला, इसका जिस्म तो आग की भट्टी की तरह तप रहा है, शायद इसे बुखार है। सुरेश दौड़कर रसोई घर की तरफ गया और कटोरे में ठंडा पानी लाकर रुमाल से ललाट पर रखने लगा। वहां मौजूद सभी हमें अचरज भरी निगाहों से देख रहे थे। दोपहर तक राजेश का बुखार भी कुछ कम हो चला था। भैया और उनके बाकी के दोस्तों ने पूछा, बताओ, आखिर कल रात तुम ऐसे क्यों चीखे? ऐसा क्या हुआ जिसके कारण तुम दोनों ही भयभीत हो गए? मैंने उन्हें बेहद धीमी आवाज में कहा, मेरी बातों को आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन कल हम दोनों ने एक भटकती आत्मा को देखा जो कि एक दुल्हन के लिबास में थी। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? यह सब मन का वहम होता है, भूत वूत कुछ नहीं होता। तुम पढ़े लिखे होकर जाहिलों जैसी बातें कैसे कर सकते हो? मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। कभी कभी आंखों को धोखा भी होता है जिसे हम सच्चाई मान बैठते हैं। बिल्कुल सही कहा भैया आपने कि कभी कभी आंखों को धोखा हो सकता है, लेकिन मैं पिछले 2-3 रातों से उस अदृश्य शक्ति का एहसास कर रहा था। मैंने इस बार एक ही सांस में ये सब कह दिया। भैया बोले, क्या कहा? पिछले 2-3 दिनों से तुमने आत्मा की मौजूदगी का एहसास किया? इस बार बारी राजेश की थी। वो इतना सुनते ही तपाक से बोल पड़ा, ये बिल्कुल सच कह रहा है। पहले मैंने भी इसकी बातों का विश्वास नहीं किया, लेकिन जब कल साक्षात मैंने उस लाल जोड़े वाली दुल्हन की आत्मा को देखा तो। लाल जोड़े वाली दुल्हन? कहाँ देखा तुमने उसे? दिनेश ने उससे सवाल किया। याद है, मैं परसों रात को लगभग 2 बजे के करीब इस घर के पीछे मिला था। मैं उस वक्त एक पायल की आवाज का पीछा कर रहा था। वो लगातार इधर से उधर तो कभी उधर से इधर जा रही थी, जिसकी वजह से मेरी नींद में खलल आ गई थी। मैंने उसी वक्त निश्चय कर लिया था कि मैं अब देखकर रहूंगा कि भला आखिर है क्या। लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचने वाला था, आप ऐन वक्त पर न जाने कहां से ढूंढते हुए आए उस तरफ, और मेरे उस तक पहुंचने से पहले आप मुझे अंदर ले गए। हाँ, मैं ले तो गया था, लेकिन मैंने रात को अपने पास न पाकर तुम्हें खोजने निकल पड़ा था। जैसे ही बाहर आया तो मैं घर के पिछवाड़े में जाते हुए देखा तो मैं भी तुम्हारे पीछे हो चला था। भैया की इन बातों से मेरी बातों को बल मिल गया था। शायद वे आज मुझे ठीक से समझने को तैयार थे। मैंने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, याद है कल सुबह भी आप लोगों ने मेरा उस छोटे से बच्चे से डर जाने को मजाक में ले लिया था, मगर वास्तविकता पर आप में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। बात दरअसल ये थी कि इस बच्चे के साथ बिस्तर के नीचे वही लाल जोड़े वाली दुल्हन थी जो उस बच्चे से खेलने का प्रयास कर रही थी। चलो मान लिया कि तुम्हारी बात में सच्चाई है, लेकिन तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि वो लाल जोड़े वाली दुल्हन वहां उसके साथ थी? क्योंकि हम लोगों ने तो वहां उस बच्चे डुग्गू के सिवा किसी और को देखा ही नहीं था। भैया मेरी बातों में अब रुचि ले चुके थे। वे अब बहुत गौर से मेरी बातों को सुन रहे थे। देखा तो मैंने भी नहीं था उस औरत को वहां, लेकिन
मैंने ध्यान से देखा तो ये पता लगा कि उस बच्चे को रह रहकर कोई गुदगुदी करके हंसाने की कोशिश कर रहा था। जब उसे गुदगुदी होती, वो अपने हाथों से किसी को रोकने का प्रयास कर रहा था, जैसे सामने उसके वाकई में कोई हो। मैंने उन्हें एक ही सांस में ये सारी बात कह दी, जैसे मुझे ये कंठस्थ याद हो। मेरी बातों को सुनने के बाद दिनेश बोला, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो जो भी बंदा या बंदी डुग्गू के साथ थी, वो लाल जोड़े वाली कोई दुल्हन ही थी? उसकी बातों को सुनते ही जैसे ही मैंने जवाब देना चाहा, तभी राजेश बोल पड़ा। मैं और अंशु रात को मोबाइल पर साउथ इंडियन मूवी देख रहे थे। देखते देखते मुझे इसका एहसास नहीं हुआ कि मुझे कब नींद आ गई। जब मेरी नींद टूटी, उस वक्त घड़ी में 2 बजे का वक्त हो रहा था और मुझे अंशु ने उठाया। उठते ही जब मेरी नजर अंशु पर पड़ी तो उसके चेहरे के तोते उड़े हुए थे। ये किसी पायल के शोर की बात कर रहा था और खिड़की से किसी लाल जोड़े वाली औरत को जाते हुए देखा है, ऐसा कहा। शुरू शुरू में तो मुझे भी इसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर में मैंने उस पायल की छन्न छन्न की आवाज फिर से आनी शुरू हो गई, तो मैंने सुनी वो आवाज। फिर थोड़ी देर बाद वो बंद हो गई। लगभग कुछ सेकंड के इंतजार के बाद पायल की आवाज आनी फिर से शुरू हो गई थी। इस बार पायल की आवाज से ऐसा लग रहा था मानो बिल्कुल ही कहीं पास से आ रही हो। मैं और अंशु टकटकी लगाकर खिड़की की तरफ देख रहे थे। पायल की छन्न छन्न की आवाज जैसे जैसे करीब सुनाई देती जा रही थी, वैसे ही हमारे दिलों की धड़कनों को तेज होते हुए आसानी से महसूस किया जा सकता था। अचानक खिड़की पर एक लाल जोड़े में सजी हुई औरत दिखी, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे उसने आज 16 श्रृंगार किया हो। उसके इस तरह से अचानक सामने आने से मन में खौफ तो था, लेकिन उसकी बला की खूबसूरती को देखते ही वो डर काफूर हो गया। उसकी पलकें झुकी हुई थीं, उसके गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ न जाने कितने राज छिपाए बैठे थे। उसके नाक में सोने की बुलाक उसकी सुंदरता को और यौवन को निखार रहा था। उसके माथे और कुमकुम के निशान चांद सितारों की तरह झिलमिला रहे थे। उसकी सुंदरता ने हमारा मन मोह लिया था। हम अपनी सारी सुध-बुध खोकर बस उसकी सुंदरता में डूब गए थे। अचानक उसने अपनी खोपड़ी उठाई और हमारी तरफ देखा। उसने जैसे ही अपना चेहरा उठाया तो मेरी नजर उसके होठों पर गई। उन होठों से खून रिस रहा था। आंखों की पुतलियां बिल्कुल फैली हुई थी, जैसे न जाने कितने वक्त से खुली की खुली रह गई थी। उसका मोहिनी रूप देखते ही देखते बदलने लगा था। उसकी आंखें अब सुर्ख लाल हो चुकी थीं और उन आंखों से हमें ही निहारे जा रही थी, जैसे उसके उस रूप के हम ही कसूरवार हों। उसने अपना हाथ सामने हम लोगों की तरफ उठाया और अपनी बड़ी बड़ी नाखूनों वाली उंगलियों को इकट्ठा करके पंजे को बंद करने की कोशिश की, मानो जैसे वो उस हाथ से हमारी गर्दन को पकड़ना चाहती हो। अगले पल देखते ही देखते उसकी खोपड़ी पीछे की तरफ घूम गई, लेकिन उसका धड़ का अगला हिस्सा उसी जगह पर जस का तस था। ये देखते ही हमारी एक साथ चीखें निकल पड़ी। उसके बाद जब होश आया तो खुद को आप लोगों के बीच पाया। उन सभी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो बातें मैंने उन्हें बताई वे किस हद तक सच है। लेकिन जब राजेश ने भी मेरा इस कदर साथ दिया, जैसे उस घटना के पीछे चश्मदीद गवाह वो भी है, तो सभी उस बात को मानने को विवश हो गए। हालांकि भूत प्रेत के किस्सों में अक्सर विश्वास उन्हीं को होता है जिनके साथ वो घटना घटित हुई हो। बाकियों के लिए वो मात्र कहानी के सिवा कुछ नहीं रहता। हम सभी ने मिलकर ये निश्चय किया कि ये कमरा छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। हम सभी शाम को कमरा ढूंढने चले गए। शाम को उसी गांव में शिव मंदिर के पास ही एक खाली कमरा मिल गया था। हम लोगों ने एडवांस देकर कल सुबह ही शिफ्ट करने की बात करके वापस अपने कमरे में आ गए थे। खाना खाकर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि आज रात आगे वाले कमरे में सभी एक साथ सोएंगे और आज रात पूरी बिजली का बल्ब जलाकर ही सोएंगे। फटाफट अंदर वाला बिस्तरा भी वहीं लगा दिया। सभी एक साथ पहली बार सो रहे थे। हालांकि यह अवसर पहला जरूर था, लेकिन डर को दूर करने का यह सबसे कारगर तरीका था। अचानक रात को मैंने उस लाल जोड़े वाली दुल्हन को अपने पास देखा। वो वहां खड़ी हुई मुझे ही निहार रही थी। मैं हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। मैंने किसी तरह हिम्मत बटोरते हुए कहा, कौन है तू और इस वक्त अंदर क्या कर रही है? मेरे इतना बोलते ही एक तेज आवाज आई, चटाक। वो थप्पड़ इतना जोर से लगा कि उस कमरे में जितने भी सोए थे सभी उठकर बैठ गए। उसने चांटा मारने के बाद कहा, आज ये बत्ती क्यों जलाई है? मुझे यहाँ भटकने में दिक्कत होती है। ऐसा कहते ही वो कमरे से बाहर चली गई।
उसने दांतों तले उंगली दबा ली, ये देखकर कि वो लाल जोड़े वाली दुल्हन को बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। वो उस दरवाजे के आर पार निकल गई थी। उसके बाहर जाते ही कमरे में बिजली का बल्ब फ्यूज हो गया। ये दृश्य देखते ही हम सभी की नींदें उड़ चुकी थी। मेरे गाल पर 5 उंगलियों के निशान को साफ देखा जा सकता था। सभी ने जैसे तैसे सुबह होने का इंतजार किया। सूर्योदय होते ही हम सभी सबसे पहले पड़ोस में ही डुगू के घर गए। हमें एक साथ देखकर वो लोग बिल्कुल भी नहीं घबराए। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि जैसे उन्हें सब मालूम हो। डुगू के पापा, जिनका नाम पंकज पुनेठा था, उन्होंने हमें बैठाया और शांति से हमारी व्यथा सुनी। सुनने के बाद उन्होंने कहा, देखिए, आप लोग खुशकिस्मत हैं कि किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ। वो तो तुम लोग हो जो पिछले 4 महीने से इस कमरे में रह रहे हो। अन्यथा इस कमरे में पिछले 7 सालों से कोई भी व्यक्ति 2 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाया है। ये आप क्या कह रहे हैं पुनेठा जी? आखिर इस घर में होने वाली घटनाओं के पीछे माजरा क्या है? भैया ने उनसे घर के छुपे राज को जानना चाहा। ये बात 7 साल पहले की है। इस घर में एक बड़ा ही खुशहाल परिवार रहता था। उनकी एक बेटी थी जिनका नाम शांति चौहान था। वो लड़की पला की खूबसूरत होने के साथ पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल थी। जब उसकी उम्र शादी की हुई तो उसके लिए एक से एक बड़े घर से रिश्ते आने लगे। उसकी शादी ऋषिकेश में एक आर्मी ऑफिसर से तय हुई। शादी वाले दिन उस एक दुखद समाचार ने पूरे परिवार की जिंदगी उजाड़ कर रख दी। ऋषिकेश से बारात चंपावत के लिए आ रही थी। चंपावत से 29 किलोमीटर पहले एक तीव्र मोड़ पर दूल्हे की गाड़ी खाई में गिर गई। दूल्हे की मौत हो गई। उसकी लाश आज तक किसी को नहीं मिली, क्योंकि वो नदी में बहती हुई पता नहीं कितनी दूर चली गई थी। जब ये बात दुल्हन को पता चली तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने कमरे को बंद करके अपने ऊपर मिट्टी के तेल को छिड़क कर आग लगा ली। उसका परिवार इस सदमे से उबर नहीं पा रहा था, इसलिए उन लोगों ने यह घर सस्ते दामों में बेचकर यहाँ से कहीं दूर चले गए। उनके जाने के बाद यहाँ उस अभागन को देखना आम बात हो गई थी। यहाँ जितने भी लोग किराए पर आए, उनको हमेशा रात को 1 बजे के बाद इस तरह की अजीब घटनाएं दिखाई देने लगी। यहाँ कोई भी 2 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाया और पिछले 7 सालों से अधिकतर इस घर में ताला ही लटका मिलता था। क्या उस लड़की जिसका नाम शांति है, उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ किया नहीं जा सकता जिससे उसको मुक्ति मिल जाए? दिनेश ने बड़ी ही गंभीर मुद्रा बनाते हुए यह प्रश्न पूछा था। हाँ हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन बात यह है कि करेगा कौन? उसके माँ बाप अब यहाँ रहते नहीं और लोगों में इतनी हिम्मत नहीं जो इस काम को करने के लिए सामने आए। वैसे भी कहते हैं कि इंसान के भाग्य में जितनी उम्र लिखी है उसे काट कर ही जाना पड़ता है। यदि किसी की असामयिक मौत हो भी जाए तो उसे प्रेत योनि में भटक कर उतने साल पूरे करने ही पड़ते हैं। हम लोगों ने पुनेठा जी को धन्यवाद किया और उनसे विदाई ली। शाम ढलने से पहले हम लोगों ने कमरा शिफ्ट कर दिया। उस दिन के बाद कभी उस पुराने भुतहा घर की तरफ भूल कर भी रुख नहीं किया। मैं भी 2 दिन और रुकने के बाद वापस दिल्ली आ गया। मुझे घर आकर इस बात का एहसास हुआ कि अपना घर अपना ही होता है, जहां सुकून भरी जिंदगी जी जा सकती है बिना किसी शिकायत के।